हम्म। हो गया। कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज का ये स्पेशल क्लास में जेटेट न्यू बैच जो कौटिल्य एकेडमी में स्टार्ट होने वाली है, उसी के संदर्भ में आज सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक आज स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक ना। इसी में पहले जो है इसमें सिलेबस बतलाया जाएगा, उसके बाद इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आप लोग को पूरा विस्तृत इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। और इसके बाद आप लोग को इस क्लास के बाद आप ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में आप लोग को पूरा नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर सिलेबस समझते हैं कि सिलेबस इसमें है। सिलेबस 6 to 8 जो जेटेट के क्लासेस है उसमें सिलेबस जो होता है अलग अलग इसमें पढ़ने के लिए, जिसमें जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अपना एक लैंग्वेज पेपर है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश पेपर है, उसके बाद साइंस में आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी अध्ययन करना है। इसमें से ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसका इसमें सिलेबस पहले समझते हैं, और ज्योग्राफी के आज सिलेबस के बाद टॉपिक वाइज आप लोग को इसमें पूरा विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। पहला यहाँ पर सिलेबस में ज्योग्राफी के सिलेबस में भूगोल के सब्जेक्ट सिलेबस में आपका पहला है सौरमंडल। सौरमंडल के बाद आपका इसमें है वायुमंडल। वायुमंडल के बाद आपका इसमें पढ़ना है जलमंडल, और जलमंडल के बाद इसमें आपका है पृथ्वी और उसकी गतियां। इसके बाद इसमें आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और 6 नंबर में पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, मानव पर्यावरण और इसके अंतर क्रिया। इसके बाद 7 नंबर में आपका ऋतुएं। इसके बाद 8 नंबर में प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका है मानव संसाधन, कृषि, उद्योग और झारखंड राज्य। कुल भूगोल विषय में जो 6 to 8 का जेटेड क्लास में है, कुल 12 टॉपिक इसमें पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक आज आप लोग के बीच में लाया गया है। और पहला टॉपिक में आपका उसके पूरा जानकारी दिया जाएगा, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा सौरमंडल। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में, सौरमंडल। सौरमंडल पहला टॉपिक इसमें आपका आ जाता है सौरमंडल। सबसे पहले समझते हैं कि सौरमंडल होता क्या है। सौरमंडल इसमें जो शामिल करते एक मंडल होता है। अब सौर परिवार, सौर मंडल का सीधा सीधा अर्थ होता है सौर परिवार। सौर परिवार में कौन कौन शामिल होता है? सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह एवं उल्काएं को शामिल किया जाता है। अर्थात सौर मंडल से पहले समझते सौर परिवार। सौर परिवार में कौन कौन शामिल होता है? तो पहला इसमें है आपका सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह एवं उल्काएं को शामिल करते हैं। इसी सौर परिवार में जो है उस सभी को बोला जाता है सौर
मंडल। क्योंकि सब जो है एक परिवार, जिस तरह से अलग अलग परिवार के सदस्य के मिलकर परिवार बनता है, उसी प्रकार सौर मंडल के जो जो अलग अलग सदस्य है वो सारे जो होता है सौर परिवार से मिलकर एक मंडल बनता है, जिसको बोलते हैं सौर मंडल। अब इसमें सौर मंडल का जो है, सौर मंडल के जनक सूर्य को माना जाता है। सौर मंडल के जनक सूर्य को माना जाता है। इस क्योंकि जितने भी सौर परिवार के जितने सदस्य हैं वो सारे सदस्य जो है कहाँ से निकला हुआ है, सूर्य से निकला हुआ है। क्योंकि पृथ्वी कब, कहाँ, कैसे उत्पन्न हुई, आज तक इसको कोई त्रुटि रहित प्रमाण नहीं दे पाया। लेकिन सौर मंडल पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित कई सिद्धांत दिया गया है, जिसमें लाप्लास के सिद्धांत है, निहारिका सिद्धांत, कास्तेदा बफन का सिद्धांत है, इमैनुअल कांट के गैसीय पिंड सिद्धांत है। बहुत सारे सिद्धांत ऐसे पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए, कई परिकल्पनाएं उस दिए गए, जिसमें स्पष्ट रूप से माना जाता है कि एक पहले जो थे पृथ्वी गैसीय अवस्था में थे, उससे धीरे धीरे जो होता है द्रव अवस्था में, उसके बाद ठोस अवस्था में आए। तो इस प्रकार से जो होता है जो लाप्लास का निहारिका सिद्धांत, ये सारे बताते हैं कि जितने भी निहारिका जो थी, निहारिका से आपका ग्रह उपग्रह बना, जो पदार्थ बच गया उसी को सूर्य माना जाता है। तो सूर्य जो है एक गैसीय अवस्था में पहले भी थे, आज भी है। तो इसमें जो है जितने भी ग्रह उपग्रह हैं सारे जो होते हैं कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, सूर्य से। इसीलिए बोला जाता है सौर मंडल यानी सौर परिवार के जो जनक है उसे सूर्य को माना जाता है। अब यहाँ पर सौर मंडल के जनक किसको कहा जाता है? सौर मंडल के जनक, सौर मंडल के जनक बोला जाता है कोपरनिस्क। कोपरनिस्क को कहा जाता है सौर मंडल के जनक। इन्हीं को माना जाता है क्योंकि सौर मंडल के खोज इन्हीं के द्वारा किया गया है, इसीलिए बोला जाता है सौर मंडल की खोज। यहाँ के बोल सकते हैं सौर मंडल के खोज, सौर मंडल के खोज, खोज। खोज किसने किया था? तो कोपरनिस्क ने सौर मंडल के खोज किया था। अब इसमें जो सौर मंडल यानी सौर परिवार है, इसका मुखिया जिस तरह घर का परिवार का हेड होता है मुखिया, उसी प्रकार से यहाँ सौर परिवार का, सौर मंडल का जो प्रमुख होता है, उस जनक जहां से हुआ है उसको सूर्य माना जाता है। अब पहले देखते हैं यहाँ पर सूर्य क्या है, उसके बाद देखेंगे ग्रह क्या है, उसके बाद देखेंगे उपग्रह क्या है, उसके बाद देखेंगे इसमें धूमकेतु क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, उल्काएं क्या है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अध्ययन करेंगे आज के इस क्लास में सूर्य के विषय में कि सूर्य क्या है। सूर्य सन, सूर्य एक गैसीय पिंड है जो गैसों से बना है। तो यहाँ पहला है आपका सूर्य एक गैसीय पिंड है। सूर्य एक गैसीय पिंड है। पहला क्वेश्चन यही आता है कि सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय पिंड है जो हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य गैसों से बना हुआ है, अन्य गैसों से बना हुआ है। अब इसमें जो होता है सीधा क्वेश्चन, इसमें प्रश्न डायरेक्ट आता है इसमें कि सूर्य किन गैसों से बना है? तो सूर्य जो होता है दो गैस से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम।
मुख्य रूप से इन्हीं गैसों के द्वारा हुआ है, इसलिए इन्हीं को माना जाता है। अन्य गैस में इसमें जो होता है अतिरिक्त अन्य गैस भी कुछ कुछ मात्रा में मिला हुआ रहता है, जिसमें यहाँ पर जो होता है हाइड्रोजन कितनी मात्रा में है। हाइड्रोजन कुल सूर्य का जो होता है भाग में उसका प्रतिशत है 71%, 71% जो है हाइड्रोजन है। इसमें आपका हीलियम 26.5% हीलियम है। दोनों मिलाकर जो है लगभग माने टोटल 97.5% इन्हीं दोनों गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सूर्य जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बनी हुई है। अतिरिक्त जो अन्य जो है 2.5% वो अन्य गैसों के भाग हैं। अन्य गैस इसमें जो होता है 2.5% उसमें मिला हुआ है। मुख्य रूप से यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है सूर्य। अब सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। अब ये जो तारा है जो पृथ्वी से सबसे निकट, जो पृथ्वी से सबसे निकट के तारा है, पृथ्वी से सबसे निकट के तारा है। अब ये जो है एक पृथ्वी से केवल ये निकट की तारा नहीं, पहला कुछ नहीं आता है, पृथ्वी का सबसे निकट की तारा कौन है? तो सूर्य है। अब सूर्य जो होता है दूसरा क्वेश्चन इसी से आता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक सबसे चमकीला तारा कौन है? तो आपका सूर्य ही है। पृथ्वी से सबसे निकट चमकीला तारा सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकट की तारा भी सूर्य है, पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला तारा भी सूर्य है। उसके बाद सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला तारा, सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा सिरियस है। सबसे चमकीला तारा सिरियस है। अर्थात पृथ्वी का सबसे निकट तारा सूर्य है और सबसे चमकीला तारा भी सूर्य है पृथ्वी के निकट। लेकिन दूसरा सूर्य के बाद सबसे पृथ्वी का निकट का चमकीला तारा सिरियस है। लेकिन सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट जो सबसे निकटतम तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये कितना प्रकाश वर्ष है? पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष, 4.22 प्रकाश वर्ष। अर्थात पृथ्वी से कितने दूरी पर आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है? 4.22 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष का दूरी लगभग 15 किलोमीटर के 15 करोड़ किलोमीटर के दूरी के बराबर होता है। तो इसमें जो होता है 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी में स्थित है प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे देखते हैं। यहां पर देखिए हम सूर्य क्या है? एक तारा है। तारा जो है जो प्रकाश भी उत्सर्जन कर रहा है और इसमें जो होता है गैसों के समूह से बना है तारा। इसमें कौन कौन सा गैस है? हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन का 71% है, हीलियम का आपका इसमें 26.2% है, अन्य गैस 2.5%। सबसे मिलकर सूर्य बना है, अर्थात सूर्य गैसों के समूह है। अब ये सूर्य जो है
पृथ्वी के एक तारा है, और जो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है, और दूसरा सबसे चमकीला तारा है। और इसके बाद सूर्य के बाद जो पृथ्वी का सबसे निकटतम चमकीला तारा है वो सिरियस है। लेकिन सूर्य के बाद सबसे निकटतम जो तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अलग अलग जो है प्रकार से इसमें अलग अलग तरीका से क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिया जाता है। अब रहा कि ये सूर्य एक तारा है तो ये है कहाँ। तो आज देखिए कि ये जो है आपका सूर्य सूर्य दुग्ध मेखला, दुग्ध दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला मिल्की वे, दुग्ध मेखला अर्थात सूर्य अपनी दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला आप किसको बोलते हैं, मिल्की वे किसको बोलते हैं, इसी को बोला जाता है आकाश गंगा। आकाश गंगा, आकाश गंगा आकाश गंगा को मंदाकिनी ही कहा जाता है। मंदाकिनी किसको कहा जाता है, मंदाकिनी जो कहा जाता है सीधा सीधे मंदाकिनी, पहले समझते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी होता है तारों के समूह या गुच्छा, गुच्छा को मंदाकिनी कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है, ठीक ना। मंदाकिनी कहा जाता है तारों के समूह। जैसे समझ लेते एक तारा, यहाँ पर एक तारा, तारा तारा अलग अलग तारा है, इन सारे तारों के समूह को क्या कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है। इन सारे तारों के समूह को मंदाकिनी कहा जाता है। लेकिन आकाशगंगा क्या होता है, तो इस जो मंदाकिनी अलग अलग मंदाकिनी है, ठीक। अब बोलिएगा मंदाकिनी कितना है, तो मंदाकिनी जो होता है 10⁻11 मंदाकिनी पूरा ब्रह्मांड में है, 10⁻11 मंदाकिनी। एक मंदाकिनी में जो होता है तारों की संख्या कितनी होती है, 10⁻11, यानी तारों की संख्या, तारों की संख्या कितनी, तारों की संख्या होती है 10⁻11। मंदाकिनी समझे, मंदाकिनी तारों के समूह को कहा जाता है। और एक मंदाकिनी में तारों कितने, माने पूरा ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी है, 10⁻11 मंदाकिनी है। एक मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी होती है, 10⁻11। अब पूरा ब्रह्मांड में कितने तारा है, तो 10⁻22 तारा पूरा ब्रह्मांड में है। उसी में से एक सूर्य भी एक तारा है, ब्रह्मांड में ही है। अब वो सूर्य जिस मंदाकिनी में है, यानी ये मंदाकिनी कहा जाता था, सूर्य जिस मंदाकिनी में है उस मंदाकिनी को क्या कहा जाता है, आकाशगंगा। और आकाशगंगा को ही क्या बोला जाता है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अब यहां पर समझो मंदाकिनी तारों के समूह को कहा जाता है। अब जिस मंदाकिनी में कौन कौन, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी, जिस मंदाकिनी में सूर्य और पृथ्वी दोनों होता है उसी को आकाश गंगा कहा जाता है। अब यहाँ पर पृथ्वी क्यों कहां से आ गया, तो पृथ्वी इसलिए आया क्योंकि ये तो ग्रह है, तारा नहीं है। अब तो बता रहे हैं कि बोलिए तारों के, कि आप बोल रहे मंदाकिनी तारों का समूह है, तो जानते हैं, मान के चलते यहाँ पर ये सूर्य है, सूर्य है, इसको मानते हैं सूर्य है। अब सूर्य के जो होता है चारों ओर क्या चक्कर लगा रहे, ग्रह, चारों ओर सूर्य के क्या चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह। अब सूर्य के चांदी, यहां सूर्य है तो इसके अगल बगल ग्रह है। अब ग्रह जो होता है किसके चक्कर लगा रहे हैं, ये सूर्य है, और सूर्य के अगल बगल सब जो है ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो सौर मंडल में जो मंदाकिनी में जो होता है तारों का समूह होता है, लेकिन जो सूर्य तारा है उसके आसपास जो होता है उसके चक्कर कौन लगा रहा है, ग्रह। इसीलिए जो होता है ये भी एक मंदाकिनी था, लेकिन मंदाकिनी के बीच में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, यानी ये भी मंदाकिनी के अंदर ही आ गए। लेकिन मंदाकिनी जो कहा जाता है वो तारों के समूह को मंदाकिनी कहा जाता है, लेकिन वो तारों के समूह है, उसी में एक सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए जो होता है जिस मंदाकिनी में सूर्य है
और उसके चारों ओर जो ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह ये सब चक्कर लगा रहे हैं, उसी को बोला जाता है यहाँ पर आकाश गंगा। अब आकाश गंगा सीधा सीधे बोला जाए तो जिस मंदाकिनी में सूर्य और पृथ्वी होता है उसी को आकाश गंगा कहा जाता है। अब रहा बात की सूर्य जो है कहां पर है, जिस मंदाकिनी यानी जो मंदाकिनी आकाश गंगा का नाम है उस मंदाकिनी में सूर्य कहां पर है। तो सूर्य देखते हैं कि उसकी स्थिति कहां है। अब ये पूरा जो होता है मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी गैलेक्सी, मंदाकिनी। अब ये जो होता है ये पृथ्वी है, पृथ्वी और सूर्य है, उसको बोला जाता है आकाश गंगा, इसी को बोला जाता है आकाश गंगा, जिसमें सूर्य पृथ्वी है। यहां पर जो होता है अलग अलग तारा है, अलग अलग तारा है, ये सारे तारे के समूह हैं। तारों के तारों के समूह, तारों के समूह को ये तारा सब है। अब इसी तारा में जो होता है इसको बोला जाता है तारों के समूह को मंदाकिनी। अब इसी में जो होता है यहाँ पर आपका सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर क्या चक्कर लगा रही है, ग्रह चक्कर लगा रही है। ये ग्रह चक्कर जो है चारों ओर चक्कर लगा रही है सूर्य का। अब जो ये सूर्य का चक्कर लगा रही है उसी में से एक मान लेते हैं यहाँ पर आपका पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी जहां पर है, पृथ्वी ये है। अब यहाँ पर समझना है कि सूर्य की स्थिति कहाँ है। यानी जिस मंदाकिनी यानी आकाश गंगा में जहां सूर्य है वहां पर जो होता है मंदाकिनी में सूर्य एक कोना में है, एक कोना में स्थित है। यानी ये जो होता है मंदाकिनी का ये क्या हो गया, केंद्र। यह मानते ये है आपका केंद्र, ये भाग मंदाकिनी का केंद्र है। केंद्र से मंदाकिनी यानी आकाश गंगा के एक कोना में स्थित है। सूर्य एक कोना माने जिसको बोलते हैं कॉर्नर, कॉर्नर में स्थित है वहां पर। और सूर्य जो है वो चक्कर लगा रही है। सूर्य ऐसा स्थिर नहीं है, लोग माना जाता है स्थिर है, लेकिन सूर्य भी चक्कर लगा रही है। ठीक, अब किधर से किधर चक्कर लगा रही है, तो सूर्य जो है ना पूर्व से पश्चिम, इधर से इधर, सूर्य इधर से इधर चक्कर लगा रहे हैं। इधर हो गया आपका पूर्व, इधर हो गया आपका पश्चिम। पूर्व ईस्ट से वेस्ट में चक्कर लगाते जा रही है, सूर्य चक्कर लगाती है। कितना माने रफ्तार में, कितना तेजी के साथ चक्कर लगा रही है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। इसलिए जो है इसका हमेशा सूर्योदय जो होता है पूरब में होता है। पृथ्वी पर जो होता है सूर्योदय पूरब में होता है। तो इस प्रकार के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से। अब इतनी रफ्तार से घूमती है, और ये जो होता है चारों ओर किसके चक्कर लगा रही है, मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। केंद्र में, केंद्र के चारों ओर इस तरह का चक्कर लगा रही है, इस तरह। अब एक चक्कर यानी जो मंदाकिनी उस केंद्र का जो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो कितना समय लगता है, तो ये समय जो होता है एक चक्कर लगाने में, एक परिक्रमा करने में मंदाकिनी का, इसको जो है लग जाता है 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। अब ये जो 25 करोड़ वर्ष का समय जो लगता है उसी को बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मोस ईयर, इसी बोला जाता है ब्रह्मांड वर्ष या तो कॉस्मोस ईयर कहा जाता है। यानी एक अर्थात एक केंद्र में था, ये परिक्रमा कर रहा है मंदाकिनी में। यानी मंदाकिनी क्या था उसमें, जिसमें पृथ्वी और सूर्य, उसी को बोला जाता था आकाश गंगा। अब ये चक्कर लगा रही है।
अब समझे कि ये क्या होता है ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर। तो जिस मंदाकिनी का यानी आकाश गंगा जो सदस्य है पृथ्वी और सूर्य, उसके उस मंदाकिनी के केंद्र का चारों ओर चक्कर लगा रहा है, क्योंकि सूर्य एक कॉर्नर में स्थित है, एक कोना में स्थित है, वहां से जो है परिक्रमा कर रही है और 250 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के प्रति 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये रफ्तार से घूम रही है। और एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, जिसको बोला जाता है ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर। अब देखते हैं यहां पर सूर्य के बारे में समझे। एक तारा है, पृथ्वी के सबसे निकट की तारा है, चमकीला तारा है, कहां पर स्थिति है उसका, उसके बारे में समझे यहां पर। अब होता आगे, सूर्य जो है लगातार उससे प्रकाश निकलते रहती है, सूर्य भी जो होता है घूमते रहती है। अब ये जो होता है अपने अक्ष पर दो चीज है, सूर्य सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करने में ध्रुवीय क्षेत्र 35 दिन का समय लेता है, जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र 25 दिन का समय लेता है। अपनी मंदाकिनी के यानी आकाशगंगा के बीच में घूम रही है, चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो चारों ओर चक्कर लगा रही गति दो प्रकार का होता है आकाशीय पिंड का। पहला है आपका घूर्णन घूर्णन गति, दूसरा आपका है परिक्रमण गति। घूर्णन गति को ही बोला जाता है परिभ्रमण गति। घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति या परिभ्रमण गति ये अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। और परिक्रमण गति अपने कक्ष पर, अक्ष मतलब एक्सिस, कक्ष मतलब ऑर्बिट, ये अपने घूमती है। अब यहाँ पर दे दिए हैं, लिखा हुआ है सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, सूर्य जो है पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही इस तरह, ये पूरा चारों ओर चक्कर लगा रही, तो इसको बोला जाता है कक्ष। और यहाँ पर जो होता है सूर्य इस तरह से चक्कर लगाते, एक चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे जो है इस तरह से आगे बढ़ते जाती है, ये चारों ओर वाला जो है कक्ष बोला जाता है। लेकिन एक बार जब ये घूमे तो इसको बोला जाता है एच। तो एच का जो होता है घूर्णन गति, ये एच हो गया एक बार, और ये चारों ओर तो इसको कक्ष। तो यहां पर जो होता है घूमने में जो समय लगता है, ध्रुवीय क्षेत्र अर्थात ये ध्रुव वाला क्षेत्र, ये ऊपर का भाग जो है, और विषुवत रेखीय क्षेत्र ये बीच वाला। ध्रुवीय क्षेत्र का जो समय लगता है वो 35 दिन का लगता है घूमने में एक चक्कर। और यहाँ पर जो होता है विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है 25 दिन का समय लगती है सूर्य के अपने चक्कर लगाने, माने घूर्णन गति में। यहाँ दोनों का समय अलग अलग है, क्योंकि विषुवत रेखा क्षेत्र जो है ना तेजी से घूमती है बीच का भाग। अब आगे देखते हैं, इसमें सूर्य जो है लगातार प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, क्योंकि एक तारा है। पूरा का जो होता है जितने भी सौर परिवार का जितने भी सदस्य हैं, सब ताप और प्रकाश कहाँ से प्रकाशित होती है, सूर्य से प्रकाशित होती है। दो चीज, प्रकाश एवं ताप अर्थात ऊर्जा, ये दोनों चीज जो प्राप्त सौर परिवार में होता है वो सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य लगातार जो है ऊर्जा उत्सर्जन करते रहती है, और ऊर्जा जो उत्सर्जन करती है जिसके कारण से सूर्य के जो होता है लगातार ऊर्जा किस विधि से उत्पन्न होते रहती है, नाभिकीय नाभिकीय संलयन विधि।
ये जो ऊर्जा उत्पन्न करती है सूर्य, वो नाभिकीय संलयन विधि। नाभिकीय संलयन विधि का मतलब होता है कि ये अलग अलग जो नाभिक टूटा हुआ था, अलग अलग नाभिक होता है, वो जो होता है एक साथ जुड़ जाते हैं और जिससे जो होता है ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन विधि। तो यहाँ पर भी जो होता है सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसके कारण से ऊर्जा उत्पन्न करते रहती है, ऊर्जा का उत्पादन होते रहता है, जिसके कारण से सूर्य का काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें देखा जाता है, इसमें इससे भी क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में दिया जाता है। दो तरह से क्वेश्चन जो होता है दिया जाता है कि सूर्य का तापमान कितना है, आंतरिक तापमान कितना है, बाह्य तापमान क्या है। आंतरिक तापमान मतलब केंद्र के तापमान, केंद्र के तापमान, केंद्र की तापमान कितना है और बाह्य तापमान कितना है, सतह, ये आपका सतह है, सतह के तापमान। केंद्र की तापमान जो होता है यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, इतना तापमान जो होता है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है केंद्र का होता है सूर्य के अंदर। और बाहरी सतह का तापमान जो है, बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस बाहरी सतह का तापमान है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है तापमान के आधार पर, उसमें जो आपका है 6000 डिग्री सेल्सियस, अर्थात सूर्य के बाहरी टेम्परेचर कितना है, तो इसमें दिया जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इस यहीं से आता है। इसमें आगे देखते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य का भी अपना एक प्रकाश दे रहा है, अर्थात यहां देख रहे हैं कि ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है किस विधि से, नाभिकीय संलयन विधि से। जब ऊर्जा उत्पन्न किया जा रहा है तो ना यहाँ दो तरह से, केंद्र का तापमान ज्यादा है, सतह के तापमान कम है। अब जो होता है इसके कारण से पूरा जो होता है टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, सूर्य से पूरा सबको ऊर्जा भी दे रहे हैं, सूर्य के द्वारा दिया जा रहा है, तापमान भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सूर्य का एक अपना प्रकाश भी उत्सर्जन कर रहा है, प्रकाश भी दिया जाता है, क्योंकि पूरा जितने भी ग्रह है उपग्रह है सब यहीं से प्रकाशित होते हैं, ऊर्जा भी प्राप्त कर रहे हैं। तो उसका जो है जो प्रकाश दिया जाता है, जो अर्थात ये जो है सूर्य है, सूर्य, इसके जहां से ऊर्जा निकल रही है उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। जहां से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है सूर्य के भाग से उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल के बाहर वायुमंडल है, प्रकाश मंडल के बाहर वायुमंडल है, वायुमंडल, प्रकाश मंडल के बाहर सूर्य का वायुमंडल है। वायुमंडल में जो है प्रकाश नहीं पाया जाता है, क्योंकि सूर्य के वायुमंडल के, ये प्रकाश मंडल के बाहर वायुमंडल है, और वायुमंडल जो है ना बाहर का प्रकाश अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण से इसका बाहरी जो होता है प्रकाश मंडल के बाहर प्रकाश नहीं होती है, इसलिए क्योंकि वो अवशोषित कर लेती है वायुमंडल, इसको बोलते हैं वर्ण मंडल। दो क्वेश्चन आएगा इसमें, सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश मंडल, सूर्य के किस भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो प्रकाश मंडल इसमें सीधा सीधे प्रश्न है कि प्रकाश मंडल सूर्य का वही भाग को कहा जाता है जिस भाग से प्रकाश का उत्सर्जन होती है। लेकिन वर्णमंडल किस भाग को कहा जाता है, तो वर्णमंडल सूर्य के उस भाग को कहा जाता है जहां से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होती है, प्रकाश जो होता है नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसका जो होता है वायुमंडल, सूर्य का वायुमंडल उसको अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण से प्रकाश वहां पर उत्सर्जन नहीं हो पाती है। तो इसको जो होता है वर्णमंडल कहा जाता है। अब देखिए आगे यहां पर सूर्य से, सूर्य के जो है एक सुने होंगे आप लोग, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, और दूसरा एवं चंद्र ग्रहण। दो ग्रहण सुने होंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब यहां पर सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है कब लगती है, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण उस स्थिति में लगती है जब
लगती है जब सूर्य पृथ्वी ए सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाती है, उस समय सूर्य ग्रहण लगती है। अर्थात सूर्य चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाती है। इसमें सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। चंद्रमा के आने के कारण पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश नहीं पड़ती है, जिसके कारण से सूर्य ग्रहण लगती है। अब ये जो सूर्य ग्रहण लगती है, ये मुख्य रूप से अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन लगती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगती है। अब ये जो सूर्य ग्रहण है जो अमावस्या के दिन लगती है, ये दो प्रकार से होता है। एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण का मतलब है कि सूर्य का एक भाग चंद्रमा से छिप जाने के कारण एक भाग पृथ्वी पर छाया पड़ता है। अर्थात जितना भाग एक भाग सूर्य का भाग चंद्रमा से छिपता है, उतना ही भाग छाया पड़ता है पृथ्वी पर। इसको बोला जाता है आंतरिक सूर्य ग्रहण। लेकिन जब संपूर्ण सूर्य चंद्रमा के कारण छिप जाती है और पूरा पृथ्वी पर उसकी छाया बनती है, उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण बोला जाता है। अर्थात जब पूर्ण पूर्ण सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा के कारण सूर्य पर नहीं पड़ती, छाया पड़ जाती है, उसी को बोला जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, जब पूरी छाया पड़ती है तो एक सूर्य का प्रकाश एक रिंग के भांति दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश एक रिंग के भांति दिखाई देता है। रिंग, एक रिंग के भांति, क्योंकि जो छाया है चंद्रमा के कारण जो छाया पड़ती है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। पृथ्वी सूर्य का जो प्रकाश है चंद्रमा के छाया के कारण पृथ्वी पर नहीं पड़ती है उसकी प्रकाश, जिसके कारण से चारों तरफ जो होता है सूर्य का प्रकाश निकलते रहती है। इस वजह से इसको बोला जाता है एक रिंग के भांति दिखलाई देता है। इस रिंग को क्या नाम से जाना जाता है? डायमंड रिंग। किस नाम से जाना जाता है? डायमंड रिंग। यानी एक रिंग होता है, जिस तरह का रिंग बना पहनते हैं हम लोग अंगूठी वगैरह, उसी प्रकार से प्रकाश जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है उस समय दिखलाई पड़ती है। अब ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहण रिंग दिखाई देती है, इसको तो बोला जाता है डायमंड रिंग। अब ये डायमंड रिंग जो है बोला जाता है कि हम लोग को पूर्वजों के द्वारा भी, पुरखों के द्वारा, अभी पुराने लोगों के द्वारा, कि सूर्य ग्रहण जो है, और अभी आधुनिक वैज्ञानिक भी उसको परिभाषित कर चुका है। पहले बतलाया जाता था कि सूर्य ग्रहण के समय नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। दूसरा है कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय उसको बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसका अभी वैज्ञानिक खोज से ही वैज्ञानिक ने भी इसे स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि जो सूर्य ग्रहण जब लगती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, उस समय ये जो डायमंड रिंग बनती है उससे एक किरण निकलती है जिसका नाम है एक्सरे। एक्सरे किरण निकलती है। अब जो है ये एक्सरे जो किरण निकली, ये आंखों के लिए नुकसानदेह होती है, इसलिए नंगी आंखों से नहीं देखा जाता है। दूसरा, गर्भवती महिलाओं के गर्भ के लिए भी नुकसान होती है एक्सरे जो निकलती है, इसीलिए जो होता है इसमें महिलाओं के लिए भी, गर्भवती महिलाओं के लिए भी नुकसानदेह होती है। इन्हीं कारणों से ग्रहण को, सूर्य ग्रहण को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को देखने के लिए भी नंगी आंखों से मना किया जाता है। अब रहा आगे
कि ये जो सूर्य है, सूर्य अब ऊर्जा जो दे रही है, जिससे हम लोग अपना जीवन चला रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, ये हमें कितना दिनों तक देते रहेगा। तो ये इसका जो होता है आयु माना, ये जो देते रहेगा 10 पर पावर 11 वर्ष तक देते रहेगी प्रकाश। और इसका जो है आयु, आयु कितना है? 5 मिलियन वर्ष। इसको जो उम्र, आयु का मतलब उम्र, सूर्य का उम्र कितना है? 5 मिलियन वर्ष। और कितना दिनों तक प्रकाश देते रहेगा? 10 पर पावर 11 वर्ष तक प्रकाश सूर्य हमें प्राप्त, सूर्य से प्राप्त होते रहेगी, सूर्य देते रहेगी। जितने सूर्य प्रकाश उत्सर्जन कर रही है उसका पृथ्वी तक कितना आ रहा है? 2 अरबवां भाग। अर्थात जितना सूर्य उत्सर्जन कर रही प्रकाश, उसके 2 अरबवां भाग प्रकाश किधर आ रही है? पृथ्वी की ओर आ रही, 2 अरबवां भाग। उसमें से 51 इकाई मैंने मात्र 51 इकाई 51% तक ही, 2 अरबवां भाग का 51% ही धरातल पर पहुंचते थे, और उसके बाद भी धरातल से टकरा के सब वापस चले जाते थे। लेकिन जो आती थी दीर्घ तरंग के रूप में, पृथ्वी के धरातल से टकरा के पार्थिव तरंग यानी दीर्घ तरंग में जाती थी, उसे अब जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वायुमंडल उसको अवशोषित कर लिया जा रहा है। क्योंकि वायुमंडल में काफी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिसमें CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब जो गैस है इनकी मात्रा बढ़ते जा रही है, जिसके कारण लगातार जो है ना सूर्य के प्रकाश को, पार्थिव विकिरण को रोक लिया जा रहा है, जिससे तापमान जो होता है लगातार बढ़ते जा रही है वायुमंडल में। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और जलवायु परिवर्तन समस्या जैसी समस्याओं से आज धरातल मैंने पृथ्वी के जीव जंतु, पादप सभी जो है उनके समस्याओं से ग्रसित होते जा रहे हैं। अलग अलग जो होता है इनके पास चुनौतियां उत्पन्न होते जा रही है। तो इन ये एक तरह से सूर्य का प्रकाश आने का और जाने का जो सिलसिला था वो अच्छा था, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करे उससे बहुत ज्यादा नुकसान होते जा रहा है। तापमान में लगातार वृद्धि होते जा रही है, जो मानव और अन्य जीव जंतु तथा पादप के रहने योग्य पृथ्वी जो होता नहीं बच पा रही है। अब ये जो होता है सूर्य, सूर्य जो है प्रकाश तो दे रही है, ऊर्जा भी दे रही है, लेकिन इसका आकार कितना बड़ा है? तो पृथ्वी से जो होता है इसका व्यास, पृथ्वी का जो है कितना गुना बड़ा है? इसका व्यास जो होता है सूर्य का 13,92,000 वर्ग किलोमीटर व्यास है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 वर्ग किलोमीटर इसकी व्यास है सूर्य का। जो पृथ्वी जो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है, 110 गुना बड़ा है। इसके अलावे सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 3 क्वेश्चन इसमें है कि सूर्य जो होता है इसकी व्यास कितनी है? 13,92,000 वर्ग किलोमीटर इसकी व्यास है। दूसरी, पृथ्वी के व्यास के कितना गुना है? 110 गुना बड़ा है। 110 गुना पृथ्वी के व्यास से सूर्य। अब व्यास क्या होता है? तो व्यास जो होता है ये बीच के भाग को व्यास बोलते हैं, आधा के भाग को त्रिज्या बोलते हैं, डायमीटर इसको व्यास बोलते हैं। इसको जो है सूर्य का वो कितना जो होता है बड़ा है? 13,92,000 वर्ग किलोमीटर का व्यास है, जो सूर्य से कितना गुना? 110 गुना। लेकिन सूर्य के तुलना में बड़ा कितना है पृथ्वी? मैंने सूर्य पृथ्वी के तुलना में कितना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा सूर्य पृथ्वी से है, 13 लाख गुना बड़ा। अब इसमें है कि अब जो प्रकाश दे रही है सूर्य पृथ्वी के जीव जंतुओं पादपों को ऊर्जा दे रही है, वो तो ऊर्जा देते रहेगी 10 पर पावर 11 वर्ष तक,
क्योंकि उसका आयु है कितना 5 मिलियन वर्ष। लेकिन उसके प्रकाश वहां से जब उत्सर्जन होती है सूर्य से, तो वो प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगती है? तो पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट एवं 16 या 20 सेकेंड की समय लगती है। इस प्रकार इतना समय सूर्य से उत्सर्जन होती है वहां से, और यहां तक पहुंचने में 8 मिनट 16 या 20 सेकंड के समय लगती है। आज का क्लास सूर्य का जो है सौरमंडल का जो पार्ट था, जो उसका जनक बोला जाए, जो उसको गार्जियन बोला जाए, सूर्य। सूर्य जो होता है उसके बारे में, पूरा सूर्य के बारे में बताएं कि सूर्य क्या है। एक गैसीय पिंड है, उसमें जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। मुख्य रूप से अन्य गैस भी कुछ शामिल है, लेकिन मेन जो होता है हाइड्रोजन ज्यादा है। उसके बाद प्रकाश उत्पन्न कैसे होती है? नाभिकीय संलयन से। उसके बाद वो प्रकाश आने में जो है कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 या 20 सेकंड पृथ्वी तक। इन सारे बातों को स्पष्ट विस्तृत जानकारी इस ऑनलाइन क्लास में आप लोग को दिया गया है। नेक्स्ट जब भी मैंने नेक्स्ट जो क्लास रहेगी आप लोग को, उसमें से सौर मंडल या सौर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, जिसमें ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, उन सभी का विस्तृत जानकारी आप लोग को इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए।